ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल से संबंधित है। वायुमंडल का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अलग अलग परतें हमने उसकी पढ़ी थी, क्या क्या खासियत थी उनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे उस वायुमंडल की गैसों के बारे में। दोस्तों, हमने जाना जो हमारे आसपास हवा चलती है, जो वायुमंडल है, असल में वो गैसों का एक मिक्सचर ही है। जैसे अगर हम उसे 100% माने तो उसमें अलग अलग प्रतिशत में अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। आज की क्लास में आपको ये पता चलेगा, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि हम सांस लेते हैं। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर लेकर जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेकर जाते। हमारे लंग्स में वो हवा जाती है। लंग्स में प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है, और वहां से जो CO2 निकलती है वो फिर हमारे लंग्स से होकर हमारे सांस के थ्रू हम उसे बाहर छोड़ते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई जब हम सांस लेते हैं, जो हवा अंदर जाती है, हवा तो 100% जाएगी, उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है। जब हम वो सांस छोड़ते हैं उसमें भी 100% हवा होगी, उसमें 16% के करीब ऑक्सीजन रह जाती है। यानी लगभग 5% जो ऑक्सीजन है वो हम कहाँ यूज करते हैं, हमारी बॉडी यूज करती है उसे, हमारा ब्लड उसे ले लेता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक उसे पहुंचाता है, तभी हमारी बॉडी जो है काम करती है, चल पाती है। राइट है। अब उसी हवा में और गैसें भी हैं, उन गैसों के क्या क्या काम है उनके बारे में हमें जानना है। तो वही चीज आज के क्लास में हम जानेंगे, कौन कौन से हमारी जो मेन गैसें हैं, क्या क्या उनके रोल हैं, और एक अच्छा जो टॉपिक इसमें निकल कर आता है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे हमारा वायुमंडल है उसमें जो गैसें पाई जाती हैं, सबसे पहले जिस गैस को पढ़ा जाता है उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। दोस्तों खास बात यह है, नाइट्रोजन से पहला क्वेश्चन ये निकलता है, वायुमंडल की जो 100% गैस है उसमें 78% अकेली एक गैस है, वो नाइट्रोजन। यानी पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ, भाई वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, लगभग 78% नाइट्रोजन है। दोस्तों ये जो गैस है इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती है, कोई स्मेल नहीं होती, गंधहीन होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, स्वादहीन होती है। कोई टेस्ट नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई कलर नहीं, ऐसी एक गैस है जो है नाइट्रोजन। तीसरी खास चीज क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके लिए ये गैस न्यूट्रिएंट के रूप में, पोषक तत्व के रूप में काम करती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए, हम खाना खाते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, ये अलग अलग चीजें जो हमारी बॉडी की जरूरत है, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है। जब किसी चीज की कमी हो जाए तो बॉडी में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, उसकी कमी को पूरा किया जाता है उस तरह की चीजें खाकर, जो हमें एडवाइस दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। राइट है। यहां पर बात की जाए पेड़ पौधों की, भाई पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, लाइफ होती है उनमें, वो भी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, उनके भी पार्ट जो है वो ग्रोथ करते हैं, और पार्ट को ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जैसे हम पढ़ते हैं भाई पेड़ पौधे अपना जो खाना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम पढ़ते हैं कि वो ऊपर से जैसे CO2 गैस लेते हैं, जड़ों से पानी लेते हैं, जड़ों से खनिज लेते हैं, फिर उनको तोड़ते हैं, उनसे स्टार्च निकलता है, वो यूज करते हैं, ऑक्सीजन आती है, उसे छोड़ देते हैं। वो पूरा जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यानी इसमें उन्हें CO2 की जरूरत पड़ी, पानी की भी जरूरत पड़ी, मिनरल्स की भी जरूरत पड़ी, तब जाकर उन्हें खाना मिला और तब उनकी ग्रोथ हो पाई। नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस पढ़ा जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन जो है लेते हैं पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा, वो भी उनके लिए पोषक तत्व के रूप में काम करता है। तो अगर आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट ना मिले या फैट ना मिले, विटामिन्स ना मिले, तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी। इसी तरह से अगर पेड़ पौधों के उनके न्यूट्रिएंट ना मिले, भाई उनको खनिज ना मिले, उनको नाइट्रोजन ना मिले, नाइट्रिफिकेशन वो ना कर पाए, तो खाना नहीं बना पाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। राइट। आप नॉर्मली देखिएगा, हम लोग जैसे अपने गांव के एरिया की बात करें, हम खाद डालते हैं खेतों में, और उसका जो पैकेट होता है, जो कट्टा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है नाइट्रोजन इतना परसेंट है, फास्फोरस इतना परसेंट है, वो हम उस मिट्टी में मिक्स करते हैं। हमारी नॉर्थ इंडिया की जो मिट्टी की हम बात करें, जलोढ़ मिट्टी जो हमारे यहाँ पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस वजह से हम यहाँ पर जो है यूरिया यूज करते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मात्रा होती है नाइट्रोजन की, और वो उस कमी को पूरा करता है। यानी नाइट्रोजन एक गैस ऐसी है जिसे पेड़ पौधे कैसे रूप में काम करते हैं, पोषक तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। राइट है। और एक लास्ट पॉइंट जो नाइट्रोजन से निकल कर आता है दोस्तों, ये
जलने से बचाती है। जलने से रोकती है। छोटी क्लासेस में साइंस में आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, एक मोमबत्ती हम जलाते हैं, उसके ऊपर गिलास को उल्टा रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो मोमबत्ती बंद हो जाती है, जल नहीं पाती है ना। उसका हम कारण पढ़ते थे भी किस वजह से, ऑक्सीजन नहीं रह पाती, अंदर के जितनी ऑक्सीजन थी उसने जलने में यूज कर ली, अब ऑक्सीजन नहीं है तो वो जल नहीं पाएगी। इसका मतलब आग लगने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन। उसके बिल्कुल अपोजिट याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन कहीं पर है तो वो आग नहीं लगने देगी, यानी चीजों को जलने से बचाती है। यानी नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, आग को रोकती है। अब हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत तेज हवा भी चलती है, कई बार देखा होगा आपने, और जब हवा चलती है तो हर चीज के साथ घर्षण होता है, घर्षण आग लगा देता है। लेकिन हवा से नॉर्मली ऐसे आग नहीं लगती। कारण क्या है, क्योंकि हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है, इस वजह से वो आग नहीं लगती। अगर इस नाइट्रोजन की मात्रा को आप कम कर दें हवा में तो क्या होने लगेगा, चीजें खुद से जलने लगेगी, घर्षण के साथ वो जलने लगेगी। यानी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की कमी से वायुमंडल में क्या होगा, चीजें स्वयं से जलने लगती हैं, ये नाइट्रोजन गैस। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों हमसे नाइट्रोजन से पूछे जाते हैं। भाई वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, इसका कोई कलर नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई रंग नहीं इसका। पेड़ पौधे से पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं और ये जलने से बचाती है, और इसकी कमी में वायुमंडल में चीजें स्वयं से जलने लगेंगी। ये नाइट्रोजन गैस से कुछ इंपॉर्टेंट चीज, राइट है। दूसरी गैस पर चलते हैं दोस्तों। हमारे वायुमंडल की जो दूसरी गैस है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, पहली बात तो वायुमंडल में इसकी उपस्थिति है लगभग 21%, 20.9 इतना लिखा जाता है उसमें, लगभग 21%। यानी उपस्थिति के अनुसार वायुमंडल में दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। कितनी उपस्थिति है, लगभग 21% है। और आपको पता है भाई, अगर मैं कहूं लिविंग गैस, जिंदा रहने के लिए जरूरी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। यानी लिविंग गैस आप किस गैस को कह सकते हो, ऑक्सीजन को कह सकते हो कि सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन। और तीसरा क्वेश्चन आप यहां से अगर पूछूं, भाई आग लगने में मदद कौन करेगी, आग लगाने के लिए जरूरी कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। राइट है दोस्तों, ये ऑक्सीजन गैस है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तीसरी गैस जो पड़ी जाती है दोस्तों, ये है ऑर्गन। ऑर्गन की वायुमंडल में उपस्थिति आती है 0.9%। सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भाई वायुमंडल में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑर्गन है। कितना परसेंट है, 0.9%। चौथी गैस को पढ़ा जाए तो ये है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। और ये वायुमंडल में है 0.03%। वायुमंडल की सबसे भारी गैस है और सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसे हम जानेंगे ग्रीन हाउस होता क्या है, वो बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, भाई वायुमंडल में उपस्थिति के आधार पर चौथे नंबर पर कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना परसेंट है, 0.03% है। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और गैस अगर यहां पर पढ़ी जाए दोस्तों तो वो है जलवाष्प, वाटर वेपर्स। और जलवाष्प की उपस्थिति वायुमंडल में है 0 से 4% के बीच में। क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैस कौन सी है, तो जलवाष्प है। और पृथ्वी के लिए एक ब्लैंकेट के रूप में कह सकते हो, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाएगा, जलवाष्प को। कारण क्या है, देखिए जानिएगा दोस्तों। पहली बात तो जलवाष्प क्या है, भाई हमारी हवा चलती है, क्या हवा के अंदर पानी पाया जाता है, जलवाष्प पाए जाते हैं। हम जानते हैं नमी होती है हवा के अंदर, जैसे लू चलती है हमारे यहाँ, उसमें पानी नहीं होता, शुष्क होती है। लेकिन जब नमी होती है, बारिश आने वाली होती है, कहा जाता है हवा में नमी है। वो नमी का मतलब क्या है, हवा में पानी के छोटे छोटे कण हैं। पढ़ेंगे हम आगे, हवा पानी उठाती है, एब्जॉर्ब करती है, वाष्पीकरण करती है पानी का, तो उसके अंदर पानी होता है। और उन्हीं पानी के कणों को क्या कहा जाता है, जलवाष्प कहा जाता है। दोस्तों हमने यहां पर लिखा फिक्स, नाइट्रोजन 78% है।
आप भारत में खड़े हैं तब भी नाइट्रोजन 78 है, अमेरिका में है तब भी उतनी होगी, किसी गरीब देश में अफ्रीका में है तब भी उतनी होगी, यानी पूरी पृथ्वी पर वो 78% ही मिलेगी। ऐसे ही ऑक्सीजन मिलेगी, ऑर्गन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे देश में खड़े हैं जिसमें आपके चारों तरफ मरुस्थल है, तो वहां की हवा में पानी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे देश में खड़े हैं जिसके चारों तरफ सागर है, महासागर है, तो वहां की हवा में पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कहीं की हवा में पानी ज्यादा हो सकता है, कहीं की हवा में पानी कम हो सकता है। इसलिए हमने कहा वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैस कौन सी है, वाटर वेपर से जलवाष्प है। परिवर्तनशील कितनी है, 0 से 4% के बीच में ये अलग अलग जगह पर पाई जाती है, राइट है। लास्ट पॉइंट हमने लिखा दोस्तों, इसे ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल इसे कहा जाता है। कारण क्या है, देखिए सर्दी के दिनों में हम कंबल यूज करते हैं, या एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, हम कोई स्वेट शर्ट यूज करते हैं, स्वेटर यूज करते हैं। स्वेटर का काम क्या होता है, हमें सर्दी नहीं लगने। अब ऐसा नहीं होता कि स्वेटर के अंदर गर्मी है, स्वेटर के अंदर हीटर नहीं लगा कि वो हमें गर्मी देगा, लेकिन स्वेटर ऐसे कपड़े से बना है, स्वेटशर्ट ऐसे कपड़े से बनी है कि बाहर जो ठंडी हवा चलेगी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, और अंदर हमारी बॉडी की जो गर्मी है वो क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी बाहर की ठंड बाहर रह जाएगी, अंदर की गर्मी अंदर रह जाएगी। ये हमारे लिए स्वेटशर्ट, स्वेटर या जैकेट काम करती है। यही काम कंबल करता है, बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं जाने देगा और अंदर की गर्म हवा को बाहर नहीं आने देगा। अब वही चीज वाटर वेपर्स ने हमारे लिए कैसे किया, भाई पृथ्वी के आसपास हवा चलती है दोस्तों, चारों तरफ हवा है तो उसमें वाटर वेपर्स भी होगा, पानी भी होगा। सूरज से गर्मी आती है पृथ्वी की तरफ, अब पानी का नेचर है वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब सूरज की जो गर्मी आएगी वो सारी की सारी पृथ्वी तक नहीं आएगी, कुछ गर्मी को वाटर वेपर्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब पृथ्वी रात को उस गर्मी को वापस छोड़ती है तो उस गर्मी को भी वाटर वेपर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सारी की सारी गर्मी को वायुमंडल से बाहर नहीं आने देते। इसका मतलब सूरज की पूरी गर्मी को नहीं आने दिया तो वायुमंडल को ज्यादा गर्म नहीं होने दिया, और पृथ्वी की सारी गर्मी को नहीं निकलने दिया, इसका मतलब पृथ्वी को ज्यादा ठंडा नहीं होने दिया। इसका मतलब ब्लैंकेट के रूप में, कंबल के रूप में बीच में किसने काम किया, जलवाष्प। इसलिए पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है, जलवाष्प को कहा जाता है। दोस्तों ये है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गैसें जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ये मेन है जिनको पढ़ा जाता है। अब इनमें इस टॉपिक में एक नई जो चीज हमारे लिए निकल कर आई है वो है हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ये क्या होता है, यहां से भी हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो चलिए इसे जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जैसे आप कहीं गाड़ी में जाएं तो नॉर्मली कहा जाता है कि गाड़ी के शीशे थोड़े खुले छोड़ने चाहिए। उसका कारण क्या होता है कि अगर अंदर गर्मी बन जाती है और वो गर्मी शीशे टूट सकते हैं, उससे नुकसान हो सकता है। कारण क्या होता है जानिएगा। गाड़ी के जो शीशे होते हैं उनका नेचर क्या होता है कि सूरज की जब गर्मी आएगी तो वो उसे क्रॉस करने देते हैं, अंदर जाने देते हैं। सूरज की गर्मी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में आती है, वो क्रॉस कर जाती है उन शीशों को और गाड़ी के अंदर चली जाती है। गाड़ी के अंदर जो सीट है हमारी वो उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो उस गर्मी को वापस छोड़ती है। जब वो उस हीट को वापस छोड़ती हैं तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकलती हैं, और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसी शीशे का नेचर है कि वो उसको बाहर नहीं निकलने देगा। इसका मतलब गर्मी अंदर जा तो रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगर ऐसे ही आपकी गाड़ी काफी देर तक उस धूप में खड़ी रहे जहां पर बहुत गर्मी है तो गर्मी अंदर जाती रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर शीशे थोड़े खुले छोड़ोगे तो गर्मी निकल जाएगी, अगर नहीं छोड़े तो अंदर गर्मी जमा होती जाएगी, कुकर की तरह बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो फटेगा तो वो शीशे आपकी गाड़ी के तोड़ देगा। ये होता है जो इफेक्ट है उस गर्मी का। वही चीज हमारी पृथ्वी के साथ है। देखिए दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने शीशे का एक लैब बनाया, एक घर बनाया शीशे का, इसके अंदर मिट्टी डाली, पेड़ लगाए, पेड़ लग गए, हरे भरे हो गए। उन्होंने इस लैब को धूप में रख दिया। अब हमने पढ़ा कि सूरज की गर्मी आएगी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, और शीशे का नेचर क्या है, उस गर्मी को अंदर जाने देगा, राइट है। शॉर्ट वेव रेडिएशन से गर्मी आ रही है और अंदर गर्मी चली गई। अंदर ये जो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, ये गर्म हो गए,
बाद में जब ये इस गर्मी को वापस छोड़ेंगे, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में छोड़ते हैं और ये शीशा इसे बाहर नहीं जाने देगा। तो गर्मी आती रही, वो हर रोज उन्होंने ऐसे ही रख के रखा इसे धूप में, गर्मी आती रही, अंदर जमा होती रही, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ये पेड़ जलने शुरू हो गए। भाई कारण क्या था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, अंदर भट्टी की तरह आग बढ़ती जा रही थी। तो वैज्ञानिकों ने कहा यही चीज हमारी पृथ्वी के साथ हो रही है और ऐसा एक्सपेरिमेंट कहा गया, तो इसे कहा गया ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के ऊपर प्रभाव, हमारी पृथ्वी के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है चलिए उसे जानते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के संबंध में क्या है, देखिए दोस्तों, ये हमारी अर्थ है। हमें पता है हमारी अर्थ पर गर्मी, गैसें सब कहां से आती हैं, सन से आती है। सूर्य से गर्मी आती है हमारी तरफ। ये आती है दोस्तों शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग विकिरण के रूप में। गर्मी आई पृथ्वी तक। हमारे वायुमंडल में यहां पर गैसों का ये ग्रुप है। इनमें सबसे मेन जो गैस है CO2 है, मीथेन है, जलवाष्प है, वाटर वेपर्स है, नाइट्रस ये है। ये अलग अलग गैसें, राइट। अब इन गैसों का नेचर उस शीशे की तरह, गर्मी को आने दी, फिर गर्मी पृथ्वी छोड़ेगी, पृथ्वी से वापस जब ये गर्मी जाएगी, ये जाती है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। लेकिन इस शीशे का नेचर क्या है दोस्तों, इस गर्मी को वापस नहीं जाने देगा। इसका मतलब यहां पर गर्मी बढ़ती जाएगी, एटमॉस्फेयर में गर्मी आ रही है, वापस नहीं जा रही। तो एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जा रही है। किन की वजह से बढ़ी, इन गैसों की वजह से बढ़ी। अगर लगातार एटमॉस्फेयर की गर्मी बढ़ती चली जाएगी तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। देखिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन क्या क्या निकलते हैं। ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। भाई ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है कि सूर्य से आने, कुछ गैसों का एक ग्रुप जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी तक जाने देता है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को बाहर नहीं जाने देता वायुमंडल से, जिस वजह से हमारा वायुमंडल गर्म होता चला जाता है। इस प्रभाव को कहा गया ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव में मेन गैसें कौन सी हैं, CO2 है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये सबसे मेन इसमें गैसें पड़ी जाती हैं। सूरज से गर्मी किस रूप में नीचे आती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में। पृथ्वी से गर्मी किस रूप में जाती है, दीर्घ तरंग विकिरण के, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकल कर जाती है। अब अगर लगातार हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे हमें पता है हमारे यहाँ पर नदियां कैसे बनती हैं कि जी बारिश होती है, बर्फ गिरती है, पहाड़ों पर बर्फ गिर जाती है, वहां पर ग्लेशियर बन जाते हैं, बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं ऊंचे ऊंचे। फिर बाद के टाइम में वो थोड़ी थोड़ी करके पिघलती रहती है। वो थोड़ा थोड़ा पानी पिघल कर नाले बनाता है, नाले जुड़ कर नदी बनाते हैं। तो सारा साल उनसे पानी पिघलता रहता है थोड़ा थोड़ा, और वो नदियों में आता रहता है और नदियां बहती रहती हैं, जिससे हम खेती करते हैं और हमारा ये सारा काम होता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो ग्लेशियर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एकदम से पिघल जाएंगे। एकदम से वो बर्फ पिघल जाएगी तो सारे का सारा पानी कहां पर, नदियों में आ जाएगा। नदियों में ज्यादा पानी होगा तो बाढ़ आएगा। नदियों से होकर वो सारा पानी कहां जाएगा, समंदर में जाएगा। अगर समंदर में पानी बढ़ जाएगा तो पानी का लेवल उड़ जाएगा। कुछ देश ऐसे हैं जो चारों तरफ समंदर से घिरे हो। अगर समंदर का लेवल बढ़ गया पानी का तो वो देश क्या होंगे, उस पानी में डूब जाएंगे, वो टापू डूब जाएंगे। छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो डूब जाएंगे तो वो कहीं और रहने के लिए जाएंगे, शरणार्थी बनकर कहीं जाएंगे। फिर वो दूसरे देशों के साथ शरणार्थियों वाली समस्याएं क्रिएट होंगी, पैदा होंगी, राइट। यानी इस तरह की प्रॉब्लम, भाई ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों में बाढ़ का आना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, टापुओं का डूबना, या फिर मौसम के, हम बारिश की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर बारिश मानसून में होती है, जुलाई अगस्त के महीने में होती है। उसका कारण क्या है कि जून में ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी की वजह से भारत की तरफ हवा चलने लगती है और उसे हम यहाँ पर मानसून कहते हैं। वो अपने साथ पानी लेकर आती है और यहाँ पर बारिश करती है। अगर वही गर्मी दिसंबर के महीने या वही गर्मी मान लीजिए मार्च के महीने में होने लग गई तो क्या हवा भारत की तरफ आएगी? हवा को महीना नहीं पता, हवा को सिर्फ ये पता है कि गर्मी हो रही है तो वो चल पड़ेगी उधर की तरफ। और मार्च में अगर यहाँ पर बारिश हो गई, क्या आप गेहूं की फसल उठा पाएंगे? नहीं। यानी बिना मौसम बारिश हो सकती है अगर तापमान बिगड़ जाए, उसका बैलेंस, के कभी गर्मी कहीं पर सर्दी, उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो वो भी किसकी वजह से हो सकता है? ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से हो सकता है।
दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम वर्ल्ड के सामने जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक तापमान जो है बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी हिसाब से तापमान बढ़ता चला गया तो पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि रहने लायक सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनेगी। और इसलिए टॉपिक में पढ़ा जाएगा। इसके लिए कई सारे एग्रीमेंट भी हुए, पेरिस समझौता हुआ, अलग अलग देशों ने उस पर समझौता किया और बाद में वो तोड़ा भी गया। तो बहुत सारी चीजें आप इसके ऊपर गूगल के ऊपर पढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ पर सिर्फ इतना बताने का मकसद था कि ग्रीन हाउस प्रभाव असल में होता क्या है, किन गैसों की वजह से होता है, क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, वो याद रखिए। राइट है, तो ये था दोस्तों हमारा एक टॉपिक गैसों से संबंधित कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और क्या क्या खास उनके बारे में पढ़ा जाता है, बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।